2019 से 22 के बीच में गोरखपुर में कुछ ऐसे वाणिज्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारी आए कि जो निर्लज्जता की हद तक ये कार्य कर रहे थे और जिसकी सूचना हमने आयुक्त को, प्रमुख सचिव को अनेक पत्रों से दिया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि ये सब पत्र नीचे ही दब जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, ऊपर तक इनका समाधान नहीं आता है। तो इन सब विषयों को देख करके निश्चय था कि यदि 60 वर्ष की सेवा करके हम निवृत्त होकर के चले जाएंगे तो जीवन छोड़ते समय पश्चाताप रहेगा कि हम कुछ और नहीं किए, नौकरी अपनी बिताए। तो हमने निश्चय किया कि हम जनता के बीच जाएंगे और ये जगाएंगे कि जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, वैसे सत्यमेव जयते प्रत्येक भारतीय नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लोग सामूहिक संकल्प के बल पर प्राप्त करेंगे। जनता फिर अपनी जाति देखने लगती है, पार्टी देखने लगती है और कई चीजें देखने लगती है। तो नेता को लगता है जब हमको जाति से और पार्टी से ही जीतना है तो हमको काम करने की क्या आवश्यकता है। ये नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नेता कहते हैं भाई आपने तो पार्टी को वोट दिया था, हमको तो वोट दिया नहीं था, ऐसा भी बोला है जी। तो ये सभी चीजें एक रूढ़ राजनीति को पैदा करती है। भदोही के घर घर में अलख जगेगी, जन जन में श्याम संभालो नाम है, सत्यमेव जयते काम है। नमस्कार, आज हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान के रूप में डॉक्टर श्यामधर तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसा कि हमने सुना कि आप जब डिप्टी कमिश्नर थे राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश में, तो आपने अपनी सर्विस के दौरान आप हमेशा निडर रहे और चीजों को गंभीरता से उन चुनौतियों का सामना किए और आज आपके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सत्यमेव जयते। क्या कहानी रही सर? सत्यमेव जयते साथ ही मैं समझता हूं कि हमारा जो जीवन है वह ईश्वर का दिया हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूं, भारत देश में जन्म मिलने को सौभाग्य मानता हूं और भगवान राम हमारी शक्ति और प्रेरणा है। इसमें ऐसा था 2006 में मेरी वाराणसी में तैनाती हुई, तो जो मेरे नियंत्रक अधिकारी थे वो भ्रष्ट अधिकारी थे और वो ये चाहते थे कि मैं हर महीने व्यापारियों से पैसा की वसूली करके उनको लाभ पहुंचाए, जो मेरे स्वभाव में नहीं था, मुझे करना नहीं था। इस कारण से वो 3 माह बाद लगभग हर माह हमको एक लाल कागज पर अप्रशंसा पत्र लिखा करते थे कि मैं दबाव में आ जाऊं, लेकिन मुझे दबाव में नहीं आना था तो मैं नहीं आया। और उसकी परिणति इस बात में घटित हुई कि 20 फरवरी 2007 को आचार्य विनोबा भावे का गीता प्रवचन पढ़ते हुए मस्तिष्क में आया कि भ्रष्टाचार के पीछे पड़ने से अच्छा ये होगा कि हम सदाचार की कोई खोज करें, कोई नई संकल्पना लाएं। और सत्यमेव जयते का विचार मन में आया। तब मैं अकेला था, संगठन में शक्ति होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर अपने अपने सिद्धांतों के साथ विभिन्न विभागों और प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में काम कर रहे अधिकारियों को खोजना आरंभ किया और लगभग उत्तर भारत के 6 राज्यों में और तमिलनाडु से भी एक अधिकारी आए थे। हम लोगों ने मिलकर के 13 जनवरी 2008 को लखनऊ में बैठक किया और सत्यमेव जयते ट्रस्ट बनाने का निश्चय किया। तो इस अवधि में मैंने देखा कि अनेक प्रकार के अच्छे और खराब दोनों ढंग के अधिकारी मिले। जो अच्छे अधिकारी मिले उनकी मन में अच्छी स्मृति है, उनसे सीखा है, उनको धन्यवाद करता हूं। लेकिन 2-3 तैनातियों में ऐसे भ्रष्ट, जातिवादी, पक्षपाती, राजकीय धन की क्षति करने कराने वाले अधिकारी मिले, जिनके कारण हमको अपनी दृढ़ता का उपयोग करना पड़ा। ऐसे अधिकारी ये सोचते थे कि वरिष्ठ होने के नाते कुछ पत्र लिख करके, अप्रशंसा करके, दबाव बना करके हमसे कुछ भ्रष्टाचार का कार्य करा सकते हैं। लेकिन मेरा मत स्पष्ट था कि मैं भारत देश की जो जनता है उसका सेवक हूं, किसी अधिकारी का सेवक नहीं हूं। इसलिए जो संविधान और नियम बनाए गए हैं उनका ही पालन करूंगा, उन्हीं का पालन कराऊंगा। लेकिन इसकी तुलना में मुझे ढेर सारे अधिकारियों को बहुत स्नेह और विश्वास प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में रहते हुए हमें माफियाओं से लड़ने भिड़ने और काम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा भी प्रदान कराया, जिलाधिकारी महोदय को निर्देश करके। तो आप ये कह सकते हैं कि वरिष्ठ और समर्थ लोगों का मुझे सदैव स्नेह और समर्थन प्राप्त हुआ है। राजनीति में आने का सर आपका विजन क्या है और आपने भारतीय जनता पार्टी से ही लोकसभा 78 के लिए दावेदारी क्यों की है? आपके जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, एक तो मैंने बताया कि लोकमान्य तिलक जिन्होंने भारत में स्वराज्य की बिगुल फूंका, वहां से लेकर के महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे अनेक लोगों को
मैं नमन करता हूं, उनका ऋणी हूं, ऐसा मानता हूं। उनके कार्य को तो देश स्वाधीन है, लेकिन नागरिकों का उत्पीड़न शोषण होता है वो स्वाधीन नहीं है, स्वराज्य नहीं है। उस दशा को सिद्ध कराना एक तो ये लक्ष्य है राजनीति में आने का। 78 लोकसभा भदोही मेरा अपना गृह क्षेत्र है, इसलिए चुना, इसलिए भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये भी प्रश्न किया कि भाजपा से क्यों आपने टिकट की इच्छा किया। देखिए, आपको मेरे विषय से लग गया होगा, मैं सरकार की सेवा में था तो राजनीतिक दृष्टि से मेरा वैसा उठना बैठना नहीं था, लेकिन संघ से तो था ही, या अन्य जो क्षेत्र है, तो ये इसलिए सहज था, इसलिए किया। और शेष ऐसा नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और किसी में होंगे वो हमसे दूर हैं। लेकिन विपक्ष तो सर लगातार आरोप लगाता है कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी धर्मवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। तो कोई भी राजनीति में जब धर्म होगा तभी वो सच्ची राजनीति हो सकती है। हमारे देश में चाहे राजा विक्रमादित्य रहे हों, चाहे महाराज जनक जी रहे हों, धर्म ही भारत में राजनीति की नियामक संस्था है। जो समझते हैं कि धर्म को राजनीति में मिलाया जा रहा है वो नासमझ हैं, उनको समझना पड़ेगा भारत को। और जो नहीं समझेंगे धर्म को, आप देखिएगा लगातार हाथ पे जाएंगे। कांग्रेस की क्या दशा हुई है, उसको अभी भी नहीं चेत पा रही है, समझ में आ रहा है कि भारतीय धर्म की उपेक्षा करने के कारण इस दुर्दशा को प्राप्त है, और तब तक रहेगी जब तक इसको नहीं मानेगी। भारत में धर्म है, धर्म से आप जागरण कर सकते हैं। दूसरी बात आपने जो प्रश्न किया, राष्ट्रवाद, हाँ, दूसरी पार्टियों को किसने रोका है? तुम भी पूजो, तुम भी उनका नाम लो, उनके पीछे चलो, उनको सर पे बैठा के घूमो ना शहीदों को। पिछले कई सालों का अगर डाटा उठा लिया जाए तो कई भर्तियां अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो अध्यापक हैं उनको बिहार में जाके नौकरी करनी पड़ी। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर, ये इसमें किसकी फेलियोरिटी मानते हैं? इसमें देखिए, कहने को तो सब सरकार की जिम्मेदारी कही जाती है, मानी जाती है, लेकिन हम उसके नीचे उतरे, क्योंकि मैं भी सरकार में कहीं काम किया हूँ। इन परीक्षाओं में हम लोग मजिस्ट्रेट बन करके परीक्षा आयोजन में जाते थे। आप समझिए सरकार, और सरकार कौन चलाता है? अधिकारी, शासन, मंत्री, नेता तो आदेश करते हैं कि ये कार्य से हो, व्यवस्था तो अधिकारियों को देखना है। अधिकारी इस स्तर पे कोई ढील नहीं करते, बेईमानी चालाकी नहीं करना चाहते। वो कोई इक्का दुक्का ऐसा व्यक्ति निकल करके आता है इसी समाज का, जो रुग्ण है, बीमार है, जहाँ करोड़ों की संख्या है उसमें कुछ लोग बीमार हैं, जो इतने बड़ी व्यवस्था को, धन को, समय को, युवाओं की वंचना करते हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत दंडनीय है। और उस व्यक्ति को सदैव समस्त नागरिक अधिकारों से समाप्त करना चाहिए, सिवाय केवल चिकित्सा उपचार से। जनता के बीच जब जाता हूं तो लोग ये कहते हैं कि श्यामधर मिश्रा के बाद कोई लोकप्रिय सांसद नहीं हुआ है क्षेत्र में। वो भले कांग्रेस के थे, लेकिन सच्चाई ये बात लोग कहते हैं, और हर दल के कहते हैं, मानते हैं। यानी आपने जैसे ओराई चीनी मिल का नाम लिया, और जो भी चीजें हैं ये सब उन्हीं के कार्यकाल या उसके पहले के समय के बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? हमें लगता है कि एक तो इस कारण से कि भदोही के जो सांसद रहे भदोही क्षेत्र के बाहर के रहे, जिनका कोई भाव लगाव नहीं होता है। एक बार सांसद बन जाने के बाद उस माटी का जो दर्द होता है, एक होता है कि हमको सूचना होना, जानकारी होना किसी बात की, और एक होता है कि हम उसी को भोगते हैं तो दर्द दूसरा होता है। तो चूंकि भदोही का अपना कोई बेटा सांसद नहीं हुआ, इसलिए भदोही का ये दर्द बना हुआ है। हम नाम लेकर के नहीं किसी को कर रहे हैं। तो इधर चुनार में भी पुल है, बरेली में भी पुल है, दोनों बीच 10 किलोमीटर की दूरी नहीं है, कह सकते हैं। और यहाँ मिर्जापुर से देखें, ये शास्त्री से प्रयागराज शास्त्री सेतु देखें तो 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी सेतु नहीं है। ये कौन से नेता थे? इस क्षेत्र का नेतृत्व, प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहे थे कि इन्होंने भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को कैसे क्यों नहीं अवगत कराया? भाई कहाँ थे? गोपीगंज को एक मेडिकल हब होना चाहिए। इतना शोषण होता है जनता का। एक तो पहले तनाव दबाव परेशानी होती है, कहाँ जाए बीमारी परेशानी में, 100 किलोमीटर जाए, गाड़ी कहाँ से मिले उसको? एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस आने में कुछ घंटे लगते हैं। गोपीगंज ऐसा स्थान है, सैदाबाद के लोग भी आ सकते हैं, हटिया के भी आ सकते हैं, इधर औराई महाराजगंज के भी जा सकते हैं, भदोही के आ सकते हैं, इधर रामपुर डीग से आ सकते हैं। जहां विश्वविद्यालय नहीं थे, जौनपुर विश्वविद्यालय हो गया, मिर्जापुर भी अब होने रहा है। ज्ञानपुर तो ज्ञान का केंद्र था, उसको विश्वविद्यालय होना चाहिए था। पूरे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 राजकीय पीजी कॉलेज है, हैसियत रखता था। लेकिन ये सब तब होता है ना जब देखिए शिक्षा में, कृषि में, विकास में रुचि रखने वाला जब नेता होता है तो चिंता करता है। जब नेता चिंता करता है, वो 10 पैसे चिंता करेगा तो 5 पैसे काम तो हो ही जाएगा।